E20 पेट्रोल से जुड़ा मामला अब कंज्यूमर कोर्ट पहुंच गया है। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर के जिला कमिश्नर ने E20 पेट्रोल मामले में अहम फैसला दिया है। आयोग ने मारुति सुजुकी को E20 पेट्रोल से खराब हुई कार को बदलकर नई कॉम्पेटेबल कार देने का आदेश दिया है। क्या है ये पूरा मामला, बता रहे संवाददाता असीम मनचंदा। रायपुर के एक जिला आयोग ने E20 फ्यूल को लेकर के एक बड़ा फैसला दिया है। दरअसल ये मामला 2024 का, जब एक डॉक्टर ने मारुति सुजुकी से एक गाड़ी खरीदी थी और उस गाड़ी में को बताया गया था कि ये पूरी तरह से E20 कंपेटेबल है, लेकिन उसके बाद कुछ महीनों के चलाने के बाद ही उस गाड़ी में दिक्कतें आने लगी। तो व्यक्ति गाड़ी लेकर के सर्विस सेंटर पहुंचा। सर्विस सेंटर ने उसकी बात सुनने से इनकार कर दिया। सर्विस सेंटर ने कहा कि आपको गाड़ी में E20 फ्यूल यूज करने की वजह से खराबी आई है, क्योंकि ये बाहरी कारणों की वजह से ये खराबी आई है, तो हम उसको आपको इसकी वारंटी नहीं दे सकते। तो उस व्यक्ति ने जिला आयोग के अंदर इसकी शिकायत की। जिला आयोग ने इसकी पूरे मामले की सुनवाई की और उसके बाद अब उस व्यक्ति के फेवर में फैसला दिया है। जिला आयोग ने कहा कि जो E20 फ्यूल यूज करने की वजह से खराबी आई और ये गाड़ी पूरी तरह से E20 कंपेटेबल नहीं थी, तो कंपनी को, जो मारुति कंपनी है, उसको निर्देश दिए कि आप इस गाड़ी को रिप्लेस करके दीजिए और जो E20 कंपेटेबल गाड़ी है उसको आप वो दीजिए, नहीं तो आप जो इसको 20 लाख रुपए का जुर्माना और उसके साथ साथ हर्जाना भी दीजिए। तो E20 फ्यूल की वजह से खराब होने वाली गाड़ी को लेकर के ये पहला फैसला किसी आयोग की तरफ से आया। सरकार ने इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन के दूसरे चरण के लिए 1,27,000 करोड़ रुपए के बजट को मंजूरी दी है। सेमीकंडक्टर 2.0 स्कीम किस तरह से अलग है, इस नई स्कीम के जरिए सरकार क्या हासिल करने की कोशिश कर रही है और इससे कितना निवेश आएगा, इस पर IT सेक्रेटरी S कृष्णन से एक्सक्लूसिव बात की हमारे संवाददाता असीम मनचंदा ने। कैबिनेट ने सेमीकंडक्टर और मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग से जुड़े हुए करीब 2 लाख करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट्स को मंजूरी दी है। बात करने के लिए हमारे साथ IT सेक्रेटरी S कृष्णन है। सर वेलकम। नमस्कार सर, सबसे पहले तो यही पूछना चाहेंगे, जो सेमीकंडक्टर 2.0 अब हम लेकर के आ रहे हैं, 1 में हमने देखा बहुत सारी कंपनी आई, तो क्या डिफरेंस अब हम सेमीकंडक्टर पॉलिसी 2.0 में देखेंगे? डिफरेंस इतना है कि एक हम इकोसिस्टम अप्रोच ले रहे हैं सेमीकंडक्टर 2.0 में। हम चिप्स और ATMP प्लांट्स के अलावा जो इकोसिस्टम प्लेयर्स हैं, जैसे इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर्स जो इक्विपमेंट बनाते हैं, मटेरियल्स बनाते हैं, गैसेस बनाते हैं, टेस्टिंग करते हैं, इन सब कंपनीज को भी प्रोत्साहन देना चाहते हैं ताकि वो इंडिया में आके उनके फैसिलिटीज़ लगाएं, ताकि इंडिया एक पूरी तरह से सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम इंडिया में बन जाए। एक ये क्रिटिकल डिफरेंस है। दूसरा, सेमीकंडक्टर 1.0 में हमने डिज़ाइन के लिए एक कंपोनेंट रखा हुआ था जो कि सिर्फ स्टार्टअप्स और MSMEs के लिए बनाया गया था। इस बार हम ये चाहते हैं कि इनके अलावा बड़े इंडियन कंपनीज को भी कुछ मदद, सहायता मिले ताकि वो ये डिज़ाइन स्पेस में ज़्यादा हम आगे बढ़ पाएँ। अच्छा, स्पेसिफिकली देखा गया कि जो फर्स्ट में था उसमें आपने 50% तक के इंसेंटिव दिए थे, इसमें थोड़े से कम किए हैं, 35% के आसपास इंसेंटिव दे रहे हैं। कोई स्पेसिफिक रीज़न इंसेंटिव कम करने? मतलब हम इस बार थोड़ा मॉड्यूलेट किए हैं, 40% से 25% तक का इंसेंटिव डिफरेंट आइटम्स पे दिया जा रहा है। एक इंसेंटिव सब पे नहीं दिया जा रहा है। इसके कई कारण हैं। एक तो कि एक हद तक हमारा इकोसिस्टम पहले तो एकदम एक भी कंपनी नहीं था, उस सिचुएशन में थोड़ा ज़्यादा इंसेंटिव देने की ज़रूरत थी उनको अट्रैक्ट करने के लिए। अब करीब करीब जैसे आपने बताया 12 प्लांट्स एस्टैब्लिश हो रहे हैं। बाकी कंपनीज़ को भी अब पता चल गया कि इंडिया में ये एक मौका है और इंडिया एक प्लेयर बन सकता है इस स्पेस में। अब आपको बता दें, 17 जुलाई को हरियाणा के जिंद से प्रधानमंत्री देश की पहली और दुनिया की सबसे लंबी हाइड्रोजन फ्यूल सेल ट्रेन को हरी झंडी दिखाएंगे। ये ट्रेन डीजल नहीं बल्कि हाइड्रोजन से चलेगी और 10 कोच वाली ये ट्रेन 2600 यात्रियों को लेकर सफर कर सकेगी। पहली हाइड्रोजन ट्रेन की खासियत बता रही है दीपाली नंदा। भारतीय रेल जल्द ही एक ऐतिहासिक कदम उठाने जा रही है। 17 जुलाई यानी कि कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हरियाणा के जींद से सोनीपत के सेक्शन में देश की पहली
हाइड्रोजन ट्रेन को हरी झंडी दिखाएंगे। ये देश की पहली हाइड्रोजन ट्रेन है और ये दुनिया की सबसे लंबी हाइड्रोजन ट्रेन होगी, क्योंकि इसमें 10 कोचेस लगाए जाएंगे। अभी जो दुनिया के अलग अलग जगहों पर हाइड्रोजन ट्रेन चल रही है उसमें 2 से 4 कोचेस होते हैं, लेकिन देश की जो स्वदेशी टेक्नोलॉजी से बनी पहली हाइड्रोजन ट्रेन है इसमें 10 कोचेस होंगे और अगर कैपेसिटी की बात करें तो ये 2600 यात्रियों की होगी। यहाँ पर मैं आपको स्पीड के बारे में भी बता दूं तो जो इसकी ऑपरेशनल स्पीड है वो 75 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से रहने वाली है और जबकि जो मैक्सिमम स्पीड की बात करें तो ये 110 किलोमीटर प्रति घंटा है। अब हाइड्रोजन ट्रेन अपने आप में ही एक काफी इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है, क्योंकि ये जो ट्रेन है जिसको फ्लैग ऑफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद कर रहे हैं, ये अब तक जिस तरह से ओवरहेड इलेक्ट्रिसिटी से ट्रेनें चलती हैं या डीजल से ट्रेनें चलती हैं उस टेक्नोलॉजी पर लैस नहीं है। सिर्फ और सिर्फ हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को जो केमिकल रिएक्शन है जिसे हम एक रासायनिक प्रक्रिया कहते हैं उसके जरिए बिजली पैदा की जाएगी और ये खुद ब खुद उसी बिजली से ट्रेन चलेगी। यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि रिफ्यूलिंग की बात करें तो जींद में ही एक पूरी सुविधा तैयार की गई है, रिफ्यूलिंग इंफ्रास्ट्रक्चर भी तैयार किया गया है जहां पर इस ट्रेन को रिफ्यूल किया जाएगा। तो जाहिर तौर पर जो हाइड्रोजन मिशन है सरकार का उस लिहाज से ये बड़ा कदम है और एनवायरमेंट फ्रेंडली है। किसी भी तरह का कोई धुआं नहीं, कार्बन उत्सर्जन नहीं, सिर्फ ग्रीन एनर्जी जिस पर ये पूरी ट्रेन बेस्ड है। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। सुप्रीम कोर्ट ने तीसरी भाषा को 9वीं कक्षा में लागू करने पर चिंता जताई है। कोर्ट ने कहा है कि छात्र बोर्ड परीक्षा की वजह से पहले ही तनाव में होते हैं। सरकार चाहे तो इसे 6ठी कक्षा से लागू कर सकती है। इस पर पूरी डिटेल बता रहे संवाददाता असीम मनचंदा। केंद्र सरकार ने पूरे देश के अंदर जवाहर नवोदय विद्यालय खोलने के निर्देश दिए हैं, लेकिन तमिलनाडु सरकार इसका विरोध कर रही है। दरअसल तमिलनाडु सरकार को लगता है कि अगर ये विद्यालय खुल जाएंगे तो वहां 3 लैंग्वेज पॉलिसी लागू करनी पड़ेगी। तो इसको लेकर के आज सुप्रीम कोर्ट के अंदर सुनवाई हुई थी, तो सुप्रीम कोर्ट ने इसके ऊपर काफी चिंता जताई। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जब छात्र 9वीं कक्षा में आ जाते हैं तो वो बोर्ड की वजह से काफी परेशान हो जाते हैं, उनको बोर्ड की तैयारी भी करनी होती है। तो ऐसे में इस 3 लैंग्वेज पॉलिसी को 9वीं कक्षा के अंदर लागू नहीं करना चाहिए। अगर सरकार चाहती है तो इसको 6ठी कक्षा से इसको लागू कर सकती है। लेकिन ये भी बता दूं कि ये मामला फिलहाल जो 3 लैंग्वेज पॉलिसी है सीबीएसई की उसको चैलेंज यहां पर नहीं किया गया। उस मामले को ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट में पहले ही चैलेंज किया जा चुका है। उस मामले की सुनवाई 26 जुलाई को तय होगी। लेकिन इस बीच जो सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ी टिप्पणी 3 लैंग्वेज पॉलिसी को लेकर के की है, ये काफी अहम हो जाती है। सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि जब छात्र 9वीं कक्षा में पहुंच जाए तब उनके सामने बोर्ड का काफी दबाव होता है, वो तनाव के अंदर होते हैं। तो ऐसे में इस वक्त उस क्लास में जाकर के इस पॉलिसी को लागू करना सही नहीं है। चलिए अब एक नजर आज के बाजार के हाल पर। सेंसेक्स एक्सपायरी के दिन बाजार सीमित दायरे में रहा। दिन भर उतार चढ़ाव के बाद निफ्टी और सेंसेक्स की फ्लैट क्लोजिंग हुई। मिड कैप और स्मॉल कैप शेयरों में बिकवाली का दबाव बना रहा। बैंकिंग शेयर भी कमजोर दिखे। तो कैसे रहा है आज के बाजार का हाल, बता रही है रक्षा रावत। सेंसेक्स की वीकली एक्सपायरी के दिन बाजार में शुरुआत अच्छी हुई, लेकिन ऊपरी स्तरों से बाद में दबाव देखने को मिला। अगर क्लोजिंग लेवल्स की बात करें तो आज की पूरी बिकवाली जो है वो निफ्टी बैंक की वजह से आई। निफ्टी बैंक यहां पर करीब 180 अंकों की गिरावट के साथ बंद हुआ है। निफ्टी की यहां पर हमें एक फ्लैट क्लोजिंग देखने को मिली है। हालांकि जो सेंसेक्स है वहां पर भी एक फ्लैट क्लोजिंग देखने को मिली है। मिड कैप और स्मॉल कैप की बात करें तो आज इन्होंने भी बाजार का साथ नहीं दिया। अगर आज की सेक्टोरियल पिक्चर देखें तो यहां पर पिक्चर कल के मुकाबले थोड़ी बहुत बिगड़ती हुई नजर आई। हालांकि इंडिया विक्स आज कूल ऑफ हुआ है, 3% की गिरावट देखी गई, लेकिन आईटी, एफएमसीजी, फार्मा, ऑयल एंड गैस, कैपिटल गुड, ऑटो यहां पर थोड़ी बहुत बाइंग देखने को मिली। और पीएसयू बैंक, फाइनेंशियल, रियलिटी, डिफेंस, कैपिटल मार्केट, ये सारे इंडेक्स थे जहां पर गिरावट देखने को मिली। अगर आज के कंट्रीब्यूटर्स की लिस्ट देखें तो यहां पर इंटरग्लोब एविएशन यहां पर खरीदारी देखने को मिली। इसके अलावा विप्रो, एचसीएल टेक नतीजों के बाद यहां पर जो बुलिश रिपोर्ट आई ब्रोकरेज की, वहां से भी काफी अच्छे गेन्स देखने को मिले। इसके अलावा बजाज फाइनेंस। अगर आज के निफ्टी 50 लूजर्स की बात करें तो यहां पर इटर्नल यहां पर गिरावट देखने को मिली। इसके अलावा एसबीआई लाइफ, बीईएल, श्रीराम फाइनेंस, ये सारे स्पेस थे जहां पर गिरावट देखने को मिली। एक और स्पेस था केमिकल, जहां पर आज काफी अच्छी तेजी देखने को मिली। तो ये सारे काउंटर थे जिन्होंने आज केमिकल स्पेस की तेजी को सपोर्ट किया। तो ये था आज के बाजार का पूरा हाल। सीएनबीसी आवास की एक्सक्लूसिव खबर पर मुहर लगी है। Housing.com को ओरम प्रॉपटेक खरीदेगी। डील करीब 460 करोड़ में हुई है, जो कि इस साल सितंबर तक पूरी होगी। इस पर पूरी डिटेल बता रही है नुपुर।
कल हमने बताया था CNBC आवाज़ पर भी कि औरम प्रॉपटेक जो है वो Housing.com को खरीद सकता है। उसी खबर पर मुहर लगती हुई नजर आई है। Housing.com का 100% हिस्सा औरम प्रॉपटेक जो है वो खरीदते हुए दिखेगा। 458 करोड़ की ऑल इक्विटी डील होने वाली है, जहां पे Housing.com को 1.98 करोड़ इक्विटी शेयर्स जो है कंपनी जारी करती हुई नजर आएगी। सितंबर 2026 तक ये पूरी की पूरी डील कंप्लीट हो जाएगी। प्रेफरेंशियल इशू वारंट्स के जरिए इस डील को पूरा किया जाएगा। इंटरेस्टिंग बात यह है कि Housing.com की जो सिस्टर कंपनी है PropTiger, उसको पिछले साल कंपनी ने खरीदा था और इनकी जो पेरेंट कंपनी आ रही है इंडिया, उसका कंपनी में फिलहाल 5% की हिस्सेदारी है, जो कि इस ट्रांजैक्शन के बाद बढ़ के 25% होती हुई दिखेगी। कंपनी की जो सेल्स ग्रोथ पिछले कुछ समय में हमने देखी है वो इनऑर्गेनिक ग्रोथ से ही आई है, क्योंकि पिछले 5 से 6 सालों में कंपनी ने 7 से ज़्यादा एक्विजिशंस किए और यहीं से आपको रेवेन्यू ग्रोथ और प्रॉफिट की ग्रोथ भी नजर आएगी। पिछले 3 साल में कंपनी ने 44% की रेवेन्यू ग्रोथ करी है कंपाउंडेड बेसिस पर, और 5 साल की बात करें तो 100 से ज़्यादा % की ग्रोथ आपको यहाँ पर नजर आएगी। अब क्या सिनर्जीज होंगी इसकी? Housing.com के 58 मिलियन प्लस जो ट्रैफिक है, मंथली ट्रैफिक, वो इकोसिस्टम में जुड़ जाएगा। 12 मिलियन प्लस एक्टिव यूजर्स है वो औरम के इकोसिस्टम में आपको जुड़ते हुए नजर आएंगे। इससे हाउसिंग का मार्केट प्लेस और औरम का जो प्रॉपटेक इकोसिस्टम है वो पूरी तरह से इंटीग्रेट होते हुए दिखेगा, और जो सिनर्जीज यहाँ पे बनेगी उससे ग्रोथ और ज़्यादा आती हुई नजर आ सकती है। पूरा का पूरा डिमांड और जो सॉफ्टवेयर है वो AI से कनेक्टेड रहेगा, और इंडिया का ये पहला AI नेटिव रियल स्टेट ऑपरेटिंग सिस्टम बनाने की कंपनी की बड़ी टारगेट भी है। पिछले 5 सालों में देखें तो कंपनी ने काफ़ी कुछ एक्विजिशन के तौर पर अपने पोर्टफोलियो में जोड़ा है, और आज फिर से Housing.com को भी अपने कारोबार में इंटीग्रेट करेगी कंपनी। 458 करोड़ की डील है, ऑल इक्विटी डील है, और खबर पर फाइनली मुहर लग चुकी है। क्या एक ही प्लेटफॉर्म पर इलेक्ट्रिक कार, हाइब्रिड और प्लग इन हाइब्रिड बनाई जा सकती है? JSW MG मोटर्स भारत का पहला मल्टी नेव प्लेटफॉर्म लेकर आई है, जो एक साथ 4 तकनीकी गाड़ियां बना सकती है। ज्यादा डिटेल्स दे रहे हैं संवाददाता रोहन सिंह। ऑटो इंडस्ट्री में इस वक्त सबसे ज़्यादा बात हो रही है न्यू एनर्जी व्हीकल्स यानी NEVs की। JSW MG मोटर्स एक ऐसा प्लेटफॉर्म लेके आया है जो देश का पहला मल्टी NEV प्लेटफॉर्म है, यानी कि एक ही प्लेटफॉर्म पर अलग अलग पावर ट्रेन वाली NEV व्हीकल्स को डेवलप किया जा सकेगा। और इसके लिए अगर आप देख सकते हैं, इसी प्लेटफॉर्म पर एक बैटरी सिस्टम है, एक फ्यूल टैंक है, एक डेडिकेटेड हाइब्रिड इंजन है, और साथ ही एक डेडिकेटेड हाइब्रिड ट्रांसमिशन सिस्टम भी है। यानी कि इस एक प्लेटफॉर्म से ही आप इलेक्ट्रिक व्हीकल बना सकते हैं, आप हाइब्रिड व्हीकल बना सकते हैं, आप प्लग इन हाइब्रिड बना सकते हैं, और आप रेंज एक्सटेंडेड हाइब्रिड व्हीकल को भी बना सकते हैं। इन चारों टेक्नोलॉजी में सबसे ज़्यादा एक्साइटिंग है रेंज एक्सटेंडेड इलेक्ट्रिक व्हीकल, यानी कि ऐसी टेक्नोलॉजी जहां एक छोटा सा फ्यूल टैंक होता है जिसका काम होता है इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करना, और वो आपके बैटरी को लगातार चार्ज करता रहता है। यानी कि बैटरी आपकी हमेशा फुल चार्ज रहती है, तो रेंज एंग्जाइटी जैसी कोई चीज़ इसमें नहीं होती है। MG मोटर्स का कहना है कि इससे जो ट्रैवल है वो एंग्जाइटी फ्री रहेगी, साथ ही जो ड्राइविंग एक्सपीरियंस है वो भी बेटर होगा, और कॉस्ट इफेक्टिव भी ये होने जा रही है। इस प्लेटफॉर्म पर जो पहली गाड़ी होगी वो एक इलेक्ट्रिक व्हीकल होगी, और साथ ही इसके बाद MG मोटर्स एक प्लग इन हाइब्रिड गाड़ी भी इसी प्लेटफॉर्म पर लाने जा रही है, और कंपनी दोनों ही गाड़ियां इसी साल लॉन्च करना चाहती है। में क्या खास है और इसे लेकर कंपनी की क्या प्लानिंग है, इस पर JSW MG मोटर्स के MD अनुराग मेहरोत्रा से हमसे खास बात की है। न्यू एनर्जी व्हीकल्स की बात हर जगह हो रही है, और JSW MG ने एक प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है जो एक नहीं बल्कि 4 NEV को ऑपरेट कर सकता है। सर, सबसे पहले तो एडॉप्ट का बताइएगा बहुत ही आसान शब्दों में, एडॉप्ट है क्या और कैसे काम करता है, क्या खासियत है इसकी? ओके रोहन, थैंक यू, आप हमारे इवेंट में आए। हमने आज इंडिया का पहला मल्टी NEV प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है। मल्टी NEV का मतलब है कि अलग अलग पावर ट्रेन्स को एक ही प्लेटफॉर्म पे इंटीग्रेट किया है, यानी कि इसी प्लेटफॉर्म से हम कस्टमर के लिए EV गाड़ी निकाल सकते हैं, प्लग इन हाइब्रिड निकाल सकते हैं, हाइब्रिड निकाल सकते हैं, और रेंज एक्सटेंडेड EV जिसको बोलते हैं वो भी निकाल सकते हैं। सो टिपिकली क्या होता है कि अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पे आप अलग अलग पावर ट्रेन इंटीग्रेट करते हो। हमने इसको एक साथ इंटीग्रेट करके इंडिया का पहला मल्टी NEV प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है। और इससे क्या होगा, बिकॉज इसको इस तरीके से इंजीनियर किया गया है, फास्टर चार्जिंग होगी, लॉन्गर डिस्टेंस ट्रैवल होगा, कस्टमर जब इस गाड़ी को एक्सपीरियंस करेंगे, और तीसरी चीज़ है जो ड्राइव का एक्सपीरियंस होगा वो बहुत ही शानदार होगा। तो अगला सवाल जो लोग जानना चाहते हैं वो है कि अब इस प्लेटफॉर्म पे पहली SUV हम कब देखेंगे, क्या प्लान है उसको लेकर, कब तक आएगा? बहुत ही जल्द, इनफैक्ट आज प्लेटफॉर्म लॉन्च है, थोड़े समय में हम गाड़ी भी आप सबको दिखाएंगे। हम पहले शुरू करेंगे एक EV से, और फिर एक प्लग इन हाइब्रिड लेके आएंगे।
और फिर धीरे धीरे बाकी टेक्नोलॉजीज़ भी जैसे बिजनेस केस उनका तैयार होता चला जाएगा, वो भी हमारे पास क्षमता होगी वो गाड़ी उतारने की। जी, कंज्यूमर्स के लिए क्या होगा इस प्लेटफॉर्म में? अगर हम देखें लोगों के लिए खास तौर पे क्या होगा जो खरीदना चाहते हैं वो इसे क्यों चूज़ करें? क्योंकि आज बहुत सारे फ्यूल ऑप्शंस हैं, बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं, लोग इस प्लेटफॉर्म को क्यों चुने? अगर कुछ की पॉइंट। हाँ, पहली चीज़ है कि इंटरनल कंबशन इंजन और NEVs के मध्य अगर आप देखें पहला कंपैरिजन वो आता है। अब देश का एनर्जी सिक्योरिटी के पर्सपेक्टिव से बढ़ते फ्यूल प्राइस को देखते हुए न्यू एनर्जी की तरफ वैसे ही मोस्ट कस्टमर्स का रुख इस समय बदल रहा है। के मॉनसून सत्र के लिए कांग्रेस ने अपनी तैयारी पूरी कर ली है। कांग्रेस सरकार को परिसीमन बिल, फूड सिक्योरिटी कानून में संशोधन, पश्चिम एशिया संकट और एथनॉल जैसे कई मुद्दे पर घेरने की तैयारी में है। इसके अलावा कांग्रेस ने कहा है कि वो महिला आरक्षण बिल के समर्थन में है, लेकिन बीजेपी महिला आरक्षण बिल के नाम पर खेल कर रही है। विधेयक पेश किया गया था, हालांकि इसको कहा गया ये महिला आरक्षण अधिनियम होगा, पर महिला आरक्षण के नाम पर खतरनाक परिसीमन विधेयक लाया गया। पूरी एकता और एकजुटता से विपक्ष ने इसका विरोध किया। हमारा मकसद क्या है? उनको 2/3 बहुमत नहीं मिलना। और अब तक मैं कह सकता हूं जो गैप है वो एक आंकड़े का गैप नहीं है, 2 आंकड़े का गैप है। काफी भारी गैप है, छोटा गैप नहीं है, भारी गैप है। लोकसभा में आई एम टॉकिंग ऑफ लोकसभा। और इन्हें एक बात और, क्योंकि ये इस बात पर भी खेती समाचार चल रही है। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े हैं लक्ष्मण रॉय। लक्ष्मण जी बताइए, इस बार संसद सत्र को लेकर सरकार और विपक्ष की क्या तैयारी है? देखिए, दरअसल सरकार इस सत्र को एक गेम चेंजर सत्र के तौर पर रखना चाहेगी, क्योंकि पिछले सत्र से लेकर के इस सत्र के बीच में देखें तो सबसे बड़ा बदलाव ये आया है कि नंबर गेम बदल गया है। पश्चिम बंगाल चुनाव में भाजपा की जीत और उसके बाद अलग अलग पार्टियों से लोगों का शामिल होना, यहाँ पे संख्या बल के हिसाब से सत्ताधारी पार्टी मोदी सरकार ज्यादा मजबूत हुई है। इस मजबूती का फायदा उठाते हुए हो सकता है इस सत्र में सरकार परिसीमन बिल लाए जो महिला विधेयक को लागू करने के लिए जरूरी है। लेकिन विपक्ष अभी से इसको लेकर काफी ज्यादा सतर्क हो गया है। विपक्ष यानी खासतौर से कांग्रेस के संसदीय दल की बैठक हुई। बैठक में जो निकला वो आपके जयराम रमेश अभी आपको बता भी रहे थे। दरअसल इस बैठक में सरकार को घेरने की पूरी तैयारी की गई है। पहला मकसद यह है किसी भी कीमत में परिसीमन बिल पर आम सहमति ना बने, 2/3 आंकड़ा पूरा ना हो और सरकार को बिल पारित ना करने दिया जाए। इसके अलावा एथनॉल के मुद्दे पे, राम मंदिर में चढ़ावे में चोरी के मुद्दे पे, इन सारे मुद्दों पर विपक्ष सरकार को घेरेगी। और सिर्फ कांग्रेस ही नहीं, कांग्रेस विपक्ष के बाकी सदस्यों के साथ भी संपर्क में है ताकि कैसे सरकार को घेरा जाए। लेकिन सरकार भी पूरी तैयारी करके रखी है। एक दिन पहले कल देर रात भाजपा के वरिष्ठ नेताओं की लंबी बैठक हुई। समझा जा रहा है कि वहां भी इसको लेकर ठोस रणनीति तैयार की गई और विपक्ष पर भी सरकार काफी रणनीतिक तरीके से हमलावर होने की कोशिश करेगी। तो ये जो संसद सत्र 20 तारीख से शुरू होने जा रहा है, काफी हंगामेदार और रोचक हो सकता है। जी बिल्कुल लक्ष्मण जी, बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए। अखिलेश यादव सितंबर में यूपी में रथ यात्रा निकालेंगे। अगले साल होने वाले विधानसभा चुनावों के लिए ये रथ यात्रा समाजवादी पार्टी के कैंपेन की शुरुआत होगी। पार्टी ने इसे समाजवादी PDA रथ यात्रा का नाम दिया है। चर्चा है कि अखिलेश यादव यात्रा की शुरुआत किसी बड़े धार्मिक स्थल से कर सकते हैं। इसे सॉफ्ट हिंदुत्व के मोर्चे पर बीजेपी को घेरने की रणनीति बताया जा रहा है। अखिलेश यादव लगातार राम मंदिर दान चोरी के मुद्दे पर बीजेपी को घेर रहे हैं। सियासी गलियारों में चर्चा है कि यात्रा का विशेष फोकस पश्चिमी यूपी के जाट और गुज्जर बहुल क्षेत्रों पर रहेगा। यात्रा की थीम PDA पर होगी, जिसमें सरकार यूपी की कानून व्यवस्था को भी मुद्दा बनाया जाएगा। लोकसभा चुनाव 2024 में SP को यूपी में सबसे ज्यादा सीटें मिली थी। अखिलेश इस जीत को विधानसभा में दोहराने का प्रयास करेंगे। PDA के अधिकारों के लिए, न्याय के लिए जो यात्रा है उसकी शुरुआत बहुत जल्द होगी। उसकी तारीखें, उसकी ऐलान होगी और बीजेपी RSS का अंत में शुरू हो जाएगा। बीजेपी RSS का अंत जिस दिन माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी अपने रथ से उतरेंगे। लेकिन क्योंकि अब बीजेपी RSS बड़ी ताकत से लड़ना है तो तैयारी भी बड़ी होगी। तो तारीखें जो होगी वो उसकी पार्टी का तरफ से, नेतृत्व की तरफ से ऐलान होगा कि क्या तारीखें क्या होंगी।
बढ़ते अगली खबर की ओर। ओडिशा की पुरी में आज आस्था अपने चरम पर है। भगवान जगन्नाथ की विश्व प्रसिद्ध रथ यात्रा में शामिल होने के लिए देश विदेश से लाखों श्रद्धालु पुरी पहुंचे हैं। पूरा शहर जय जगन्नाथ के जयकारों से गूंज रहा है। भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और देवी सुभद्रा के दिव्य रथों के दर्शन के लिए श्रद्धालुओं का जनसैलाब उमड़ पड़ा है। सुरक्षा के कड़े इंतजामों के बीच ऐतिहासिक रथ यात्रा पूरे श्रद्धा और भक्ति के साथ निकाली जा रही है। उधर अहमदाबाद में भी भगवान श्री जगन्नाथ की भक्ति में पूरी तरह सरोवर नजर आया। हर साल की तरह इस बार भी भव्य जगन्नाथ रथ यात्रा पूरे श्रद्धा और उत्साह के साथ निकाली जा रही है। यात्रा की शुरुआत से पहले केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भगवान जगन्नाथ की मंगला आरती के साथ हिस्सा लिया। वहीं गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने परंपरा निभाते हुए सोने की झाड़ू से मार्ग की सफाई की और पूजा अर्चना के बाद रथ यात्रा का शुभारंभ किया। इस दौरान गुजरात के मुख्यमंत्री हर्ष संघवी ने भी श्रद्धा भाव से महाप्रसाद की पूरियां तलते हुए नजर आए। पूरे शहर में भक्ति और उत्सव का माहौल देखने को मिला। और अब खबरें फीफा वर्ल्ड कप से। लियोनेल मेसी की अर्जेंटीना फीफा वर्ल्ड कप के फाइनल में पहुंच गई है। डिफेंडिंग चैंपियन अर्जेंटीना ने दूसरे सेमीफाइनल में इंग्लैंड को 2-1 से हराकर फाइनल में एंट्री कर ली है। अर्जेंटीना 85 मिनट तक 0-1 से पिछड़ रही थी। आखिरी 7 मिनट में सारा खेल पलट गया। एंजो फर्नांडेज और लोटारो मार्टिनेज ने आखिरी समय में गोल दागकर पारी अपने नाम कर ली। आपको बता दें, ये अर्जेंटीना का 7वां वर्ल्ड कप फाइनल होगा। टीम इससे पहले 1930, 1978, 1986, 1990, 2014 और 2022 में फाइनल खेल चुकी है। अर्जेंटीना 1978 और 1986 और 2022 में विश्व कप जीत भी चुकी है। अब फाइनल में अर्जेंटीना का मुकाबला 20 जुलाई को स्पेन से होगा। चलिए अब एक नजर आज के कंज्यूमर अड्डा टॉपिक पर। सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में कहा है कि हवाई किरायों पर कंट्रोल के लिए नियम बना लिए गए हैं। क्या अनाप शनाप किराए वसूलती है? क्यों अनाप शनाप किराया वसूलती है एयरलाइंस? आज इसी पर होगी बड़ी चर्चा। हवाई टिकट के दाम सरकार कसेगी लगाम। शाम 5:57 पर सिर्फ कंज्यूमर अड्डा में। इसी के साथ आवाज समाचार में अभी के लिए इतना ही। आप देखते रहे CNBC आवाज और अपडेटेड रहे खबरों पर हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स के जरिए। नमस्कार।